नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा एमएलए के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने खोल दिया है मोर्चा और आला कमान से उम्मीदवार बदलने की मांग कर दी है बिहार में। जी हां दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव में भाजपा को ये बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है और भाजपा एमएलए के खिलाफ अपने ही कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कृषि अध्यादेशों के विरुद्ध किसानों ने किया प्रदर्शन और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आवाज दबाने के लिए हो रहा है राजद्रोह कानून का इस्तेमाल। ये बड़ा बयान दे दिया है पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस लोकुर ने। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बीजेपी एमएलए के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा, आला कमान से की उम्मीदवार बदलने की मांग। जी हां दोस्तों, मोतिहारी के चिरैया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक लाल बाबू गुप्ता के प्रति क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है। स्थिति ऐसी हो गई है कि विधायक जी जिधर जा रहे हैं उधर ही पब्लिक के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विधायक जी के क्षेत्र में जो भी बीजेपी नेता जा रहे हैं उनको भी ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा। इस क्रम में बिहार बीजेपी के महामंत्री जनक चमार को विधायक लाल बाबू गुप्ता के प्रति जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ा। दरअसल बीजेपी महामंत्री चिरैया विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। उनके साथ बीजेपी के कई अन्य नेता भी थे, लेकिन क्षेत्र में पहुंचते ही विरोधी नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही उग्र हो गए और महामंत्री की गाड़ी को घेर लिया। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महामंत्री जनक चमार के सामने विधायक लाल बाबू गुप्ता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि अध्यादेशों के विरुद्ध किसानों ने किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अध्यादेश द्वारा निर्धारित नए कृषि बिल के विरोध में विभिन्न कृषि संगठनों ने सोमवार को अमृतसर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत ब्यास पुल पर मार्ग अवरुद्ध कर दिया। अमृतसर जलंधर को जोड़ने वाले इस पुल पर बैठे किसानों ने केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मार्ग जाम होने के कारण पुल के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वहीं ट्रैफिक जाम होने पर पुलिस स्टेशन ढिलवां के सब इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह अत्यधिक पुलिस बल के साथ ब्यास ब्रिज पहुंचे। उसने दूसरे रास्ते के ड्राइवरों को भगाया। गांव की ओर जाने वाले इस मार्ग के कारण वाहन चालकों को काफी कठिनाई के सामना करना पड़ा था। समाचार लिखे जाने तक देर शाम तक किसान संगठन ब्यास पुल पर धरने पर बैठे रहे। पुलिस अधिकारी उनसे रास्ता खोलने का अनुरोध करते रहे, लेकिन किसानों ने उनकी बात नहीं मानी। वहीं सोमवार को अखिल भारतीय किसान संघर्ष सम्मेलन समिति के आह्वान पर विभिन्न किसान समूहों ने अनाज मंडी में रोष रैली निकाली। केंद्र सरकार ने पास खेती के अध्यादेशों का कड़ा विरोध किया और बिजली संशोधन विधेयक 2020 को वापस लेने की मांग की। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के पंजाब चैप्टर के प्रमुख डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि अध्यादेशों ने पूरे देश के किसानों में बड़े स्तर पर बेचैनी, गुस्सा और असुरक्षा पैदा की है। वहीं भयंकर है खासकर पंजाब और हरियाणा के किसानों में गुस्सा। वहीं मामला धीरे धीरे शांत हो रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आवाज दबाने के लिए हो रहा राजद्रोह कानून का इस्तेमाल, जस्टिस लोकुर। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एमबी लोकुर ने कहा, सरकार अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाने के लिए देशद्रोह कानून का इस्तेमाल कर रही है। लोगों की आवाज पर अंकुश लगाने का एक और तरीका है फर्जी खबर फैलाने का आरोप लगाकर महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने से रोकना। उन्होंने कई पत्रकारों का उदाहरण दिया जिन पर कोरोना वायरस के मामलों और वेंटिलेटर की कमी के मुद्दे उठाने पर फर्जी खबर फैलाने का आरोप लगाया गया है। जस्टिस लोकुर ने सोमवार को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड जुडिशरी पर आयोजित वेबिनार में कहा, सरकार देशद्रोह के कानून को मजबूत हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। अचानक बहुत से लोगों के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में केस दर्ज किए गए। एक आम नागरिक कुछ भी कहने की कोशिश करता है, उस पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया जाता है। इस साल 70 केस दर्ज हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो हिंसा के बारे में बात करते हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं होता। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों को निरोधात्मक हिरासत में रखा गया है वे इसे चुनौती नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह शायद डर भी हो सकती है। प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामले पर जस्टिस लोकुर ने कहा, उनके बयानों को गलत समझा गया। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर डॉक्टर कफील खान की स्पीच को भी गलत समझा गया। लंबित मामलों पर उन्होंने कहा कि मैं ई कोर्ट की वेबसाइट पर गया था, करीब 3 करोड़ 40 लाख मामले लंबित हैं। न्यायपालिका को पारदर्शी होना है। उन्हें हमें बताना चाहिए कि उसकी ओर से क्या हो रहा है। अगर प्रयास हो रहे हैं तो उसे बताना चाहिए ताकि वकीलों और वादियों की प्रतिक्रिया ली जा सके। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार एन राम, कार्यकर्ता अरुणा रॉय, योगेंद्र यादव और अंजलि भारद्वाज ने भी भाग लिया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार के पास नहीं है लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की मौत का हिसाब, राहुल बोले।
जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस को रोकने के लिए 25 मार्च से देश भर में लागू किए गए 68 दिनों के लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूरों की मौत हुई, इसका आंकड़ा मोदी सरकार के पास नहीं है। इसे लेकर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हमला बोला है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से पूछा कि सरकार ने अगर प्रवासियों की मौत का रिकॉर्ड नहीं रखा तो क्या मौतें नहीं हुई। मंगलवार सुबह ट्वीट कर राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किया, मोदी सरकार नहीं जानती कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे और कितनी नौकरियां गई? तुमने ना गिना तो क्या मौत नहीं हुई? हाँ, मगर दुख है सरकार पे असर ना हुई। उनका मरना देखा जमाने ने, एक मोदी सरकार है जिसे खबर ना हुई। बता दें कि मानसून सत्र के पहले दिन केंद्र सरकार ने संसद को बताया है कि प्रवासी मजदूरों के मौत का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। लॉकडाउन की वजह से लाखों मजदूरों ने शहरों से गाँव की ओर पलायन किया था, जिनमें से कई की मौत रास्ते में अलग अलग वजहों से हो गई थी। दरअसल लोकसभा में सवाल किया गया था कि क्या सरकार इससे अवगत है कि घरों को लौटते हुए कई मजदूरों की रास्ते में मौत हो गई और क्या राज्यवार मृतकों की संख्या उपलब्ध है। यह भी पूछा गया कि क्या पीड़ितों को सरकार ने कोई मुआवजा या आर्थिक सहायता दी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इसके जवाब में कहा कि मृतकों की संख्या को लेकर कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि चूंकि इस तरह का डेटा नहीं जुटाया गया था, इसलिए पीड़ितों या उनके परिवारों को मुआवजे का सवाल नहीं उठता। एक अन्य सवाल प्रवासी श्रमिकों को हुई परेशानी का अनुमान लगाने में सरकार की विफलता को लेकर पूछा गया था। बता दें कि सोमवार से शुरू हुआ मानसून सत्र 1 अक्टूबर तक चलेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जया बच्चन का रवि किशन पर हमला, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कहा है कि ड्रग्स से बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। सपा सांसद ने मंगलवार को राज्यसभा में ये बयान दिया। उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी के सांसद रवि किशन पर भी निशाना साधा। जया बच्चन ने कहा कि कल लोकसभा में एक सांसद ने बॉलीवुड को लेकर बयान दिया, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से ही हैं। ये शेम है। जया बच्चन ने कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ये गलत बात है। बता दें कि भोजपुरी सुपरस्टार और भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने सोमवार को लोकसभा में ड्रग ट्रैफिकिंग के मसले को उठाया था। बीजेपी सांसद ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एनसीबी ने कई लोगों को पकड़ा है। उन्होंने केंद्र सरकार से बड़े स्तर पर जांच करने की अपील की। ड्रग्स केस में बॉलीवुड के कई स्टार्स के नाम सामने आ चुके हैं। सांसद जया बच्चन ने कहा कि बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश चल रही है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हर रोज 5 लाख लोगों को सीधा रोजगार देती है। देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और चीजों से ध्यान हटाने के लिए हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हम पर निशाना साधा जा रहा है। जया बच्चन ने कहा कि हमें सरकार से भी समर्थन नहीं मिल रहा है। जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री के सहारे ही नाम कमाया, उन्होंने इसे गटर कहा। मैं इसका समर्थन नहीं करती हूँ। सपा सांसद ने कहा कि इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कई वादे किए गए, लेकिन वो कभी पूरे नहीं हुए। सरकार को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के समर्थन में आना चाहिए। जया बच्चन ने कहा कि ये इंडस्ट्री हमेशा सरकार को मदद देने के लिए आगे आती रही है। सरकार जो भी अच्छा काम करती है हम उसका समर्थन करते हैं। जब कोई आपदा आती है तो बॉलीवुड के ही लोग पैसा देते हैं। सपा सांसद ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि सरकार को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मदद करनी चाहिए। कुछ खराब लोगों की वजह से आप पूरी इंडस्ट्री की छवि को खराब नहीं कर सकते। शून्यकाल के दौरान रवि किशन ने लोकसभा में कहा कि ड्रग ट्रैफिकिंग का मसला बढ़ रहा है और चीन और पाकिस्तान के जरिए नशे की दवाइयां आ रही हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एनसीबी ने कई लोगों को पकड़ा है। केंद्र से मांग है कि ड्रग ट्रैफिकिंग के मसले पर जांच तेजी से जारी रहे। रवि किशन ने कहा कि युवा पीढ़ी को ड्रग्स के लत के जरिए बर्बाद किया जा रहा है, ऐसे में एक्शन लिए जाने की जरूरत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पप्पू यादव का सीएम नीतीश को चैलेंज, कहा यदि 15 वर्ष विकास किया तो अकेले लड़े चुनाव। जी हां दोस्तों, बिहार के चुनावी मौसम में नेताओं का एक दूसरे पर वार प्रहार तेज हो गया है। सोमवार को जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लिए 15 वर्ष काम किया है तो अकेले चुनाव लड़ें। वो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए नरेंद्र मोदी का सहारा ले रहे हैं। पप्पू ने कहा कि 15 वर्षों में बिहार से न गरीबी दूर हुई और न ही युवाओं का रोजगार मिला, साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति भी नहीं सुधरी। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के उनके आग्रह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत ठुकरा दिया। पूर्व सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ एक जिले नालंदा के मुख्यमंत्री हैं और एक जाति विशेष के नेता हैं। वो कभी बिहार
और बिहारियों के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, उनके विशेष राज्य के दर्जे और विशेष पैकेज की मांग का क्या हुआ। जेएपी अध्यक्ष ने कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह जब जिंदा थे तो नीतीश कुमार ने उनका उपहास उड़ाया और आज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी मनरेगा को भ्रष्टाचार की पोटली बताते थे, वो आज मनरेगा के लिए रघुवंश बाबू को धन्यवाद दे रहे हैं। अब जब रघुवंश बाबू इस दुनिया में नहीं रहे तो इन्हें उनकी याद आ रही है। पप्पू यादव ने कहा कि मनरेगा को कमजोर करने वाले अब रघुवंश बाबू की लाश पर राजनीति कर रहे हैं। लालू यादव के बाद उनके परिवार ने रघुवंश प्रसाद सिंह की इज्जत नहीं की। मैं पहला व्यक्ति था जिसने रघुवंश बाबू को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी। उनके जैसे नेता बिहार में बहुत कम हुए हैं। वैशाली के धरोहर को नीतीश कुमार द्वारा जबरन पटना लाया गया। बिहार सरकार को वैशाली का धरोहर लौटाना चाहिए। यही रघुवंश बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रघुवंश की चिट्ठी पर बोली आरजेडी, बेटे को एमएलसी का लालच देकर जेडीयू ने रचा षड्यंत्र। जी हां दोस्तों, बिहार के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद सियासी गलियारों में उनकी चिट्ठी पर सियासत अब तेज होने लगी है। आरजेडी ने रघुवंश बाबू की चिट्ठी को लेकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि आईसीयू में वेंटिलेटर पर लेटा शख्स चिट्ठी कैसे लिख सकता है, ये जरूर नीतीश कुमार की साजिश है। आरजेडी नेता ने कहा कि रघुवंश बाबू के बेटे को एमएलसी का लालच देकर नीतीश कुमार ने यह षड्यंत्र रचा है। नीतीश कुमार अब रघुवंश बाबू की लाश पर राजनीति कर रहे हैं। रघुवंश बाबू नीतीश कुमार को कभी पसंद नहीं करते थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पुलिस में 11,880 सिपाहियों की भर्ती पर ग्रहण। होमगार्ड जवान की अनदेखी पर हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार से मांगा जवाब। जी हां दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से आयोजित 11,880 पदों के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा पर ग्रहण लग सकता है। होमगार्ड के लिए 50% सीट सुरक्षित किए जाने के बावजूद भी बहुत कम उम्मीदवारों को मौका देने को लेकर पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से जवाब मांगा है। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। पटना हाईकोर्ट ने 11,880 पदों के लिए बिहार पुलिस बहाली मामले में होमगार्ड के लिए 50% सीट सुरक्षित किए जाने के बावजूद मात्र 1,388 होमगार्ड को शारीरिक परीक्षा में बुलाए जाने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति शिवाजी पांडे की एकल पीठ ने मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। होमगार्ड की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार तथा प्रशांत कश्यप ने अदालत को बताया कि 11,880 पदों पर सिपाही की बहाली के सरकार की ओर से एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। विज्ञापन में 50% सीट होमगार्ड के जवानों के लिए सुरक्षित की गई थी, लेकिन मात्र 1,388 होमगार्ड जवानों को ही फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया। कोर्ट ने याचिका में उठाए गए सवालों के जवाब राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर देने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि इस भर्ती परीक्षा के जरिए बिहार में पुलिस कांस्टेबल के 11,880 पद भर जाने हैं। परीक्षा के लिए 12 जनवरी और 8 मार्च को परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। 12 जनवरी को आयोजित हुई परीक्षा में 6,68,016 उम्मीदवार शामिल हुए थे, जबकि 8 मार्च की परीक्षा में 5,96,641 उम्मीदवार शामिल हुए थे। बिहार पुलिस में सिपाही की बहाली कोरोना के फेर में फंस गई है। कॉपियों की जांच लॉकडाउन के चलते पूरी नहीं हो पाई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री की दहलीज तक पहुंची जेडीयू लोजपा की लड़ाई। चिराग पासवान ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। जी हां दोस्तों, लोजपा और जेडीयू के बीच चल रही तनातनी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दहलीज पर पहुंच गई है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने पीएम मोदी को बिहार के राजनीतिक हालात को लेकर एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लोजपा की राय के बारे में जानकारी दी गई है। अभी 2 दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आए थे और बयान दिया था कि एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन चिराग के द्वारा पीएम मोदी को आज लिखी गई चिट्ठी से यह तय हो गया है कि अभी सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री व लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान का भी कहना है कि वे चिराग के हर फैसले के साथ मजबूती से खड़े हैं। साथ ही विश्वास जताया है कि अपनी युवा सोच से चिराग पार्टी व बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती केंद्रीय मंत्री ने शुक्रवार को बेहद भावनात्मक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि चिराग मेरा ख्याल रखने के साथ साथ पार्टी के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार को पता ही नहीं चला कि हमारी मुखबरी हो रही है। कांग्रेस ने कहा साइबर क्षेत्र में चीन से निपटने प्रयास तेज हों। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने चीन द्वारा भारत में प्रमुख पदों पर बैठे लोगों की कथित तौर पर जासूसी कराने से जुड़ी खबर को लेकर सोमवार को कहा कि साइबर क्षेत्र में चीन से निपटने के लिए सरकार को अपने प्रयास तेज करने चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह सवाल किया कि क्या सरकार को इस गंभीर मामले के बारे में पता था। उन्होंने समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस की खबर साझा करते हुए
ट्वीट किया, अगर यह सही है तो क्या मोदी सरकार को इस गंभीर मामले का पहले पता था या भारत सरकार को पता ही नहीं चला कि हमारी मुखबरी हो रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान कर्ज माफी को लेकर कमलनाथ ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा उपचुनाव में उखाड़ फेंके। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने किसान कर्ज माफी को लेकर प्रदेश सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि किसानों की खुशहाली से ही बाजारों में रोशनी है, यह रोशनी बनी रहे इसके लिए हमने किसानों का ऋण माफ कर 27 लाख किसानों को कर्ज मुक्त किया। किसानों की ऋण माफी का कार्य जारी था, लेकिन सौदा कर बोली लगाकर कांग्रेस की किसान हितैषी सरकार को गिरा दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज अपने निवास पर मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की 70% आबादी कृषि आधारित है, इसलिए जरूरी है कि कृषि क्षेत्र खुशहाल हो। हमारे सामने यह सबसे बड़ी चुनौती थी। मेरा सपना था कि कृषि क्षेत्र से पढ़ा लिखा नौजवान जुड़े। हमने प्रयास किया कि किसानों की उपज दलालों के हाथों में ना जाए, उन्हें बेहतर दाम मिले। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर सभी जिला कलेक्टरों से व्यक्तिगत बातचीत कर उन्हें निर्देश दिए। नाथ ने कहा कि जो प्रदेश हमारे हाथों में भाजपा ने सौंपा था उसमें किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1 था, बेरोजगारी में नंबर 1 था, महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1 था। प्रदेश की इस पहचान को बदलने के लिए हमने शुरुआत की। हर क्षेत्र में चाहे मिलावटखोरी हो, माफिया हो, नकली खाद बेचने वाले हों, इन सब के खिलाफ हमारी सरकार ने अभियान चलाया। नाथ ने कहा यह उपचुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। किसानों का, गरीबों का, इस प्रदेश की जनता का भविष्य इन उपचुनावों से जुड़ा हुआ है। किसान कांग्रेस के सभी लोग अपने उत्साह, जोश और निष्ठा से इन उपचुनावों में कांग्रेस प्रत्याशियों को विजय दिलाने में जुट जाएं। प्रदेश के किसान भाइयों से आह्वान करें, इन उपचुनावों में प्रदेश से इस किसान विरोधी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सिंधिया के गढ़ में हुंकार भरेंगे कमलनाथ, 14 किलोमीटर लंबा होगा रोड शो, 18-19 को ग्वालियर का दौरा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर आगामी उपचुनाव में सबसे ज्यादा दारमोदार ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 16 सीटों पर है। इसी कारण सत्तारूढ़ भाजपा व विपक्षी कांग्रेस दोनों इन 20 क्षेत्रों पर पूरा जोर लगा रही है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस गढ़ में हुंकार भरने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ 18-19 सितंबर को 2 दिनी दौरा करेंगे। उनसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व सिंधिया ने क्षेत्र में एक के बाद एक कई कार्यक्रम कर भाजपा के पक्ष में जो माहौल बनाया है, उसी अंदाज में कांग्रेस कमलनाथ के रोड शो से शक्ति प्रदर्शन कर चुनावी बिगुल फूंकेगी। ग्वालियर चंबल संभाग को सिंधिया का गढ़ माना जाता है। सिंधिया ने कांग्रेस में रहते वहां प्रदेश के दूसरे नेताओं के हस्तक्षेप को सीमित रखा था, जिससे वहां कांग्रेस के दूसरे नेता और उनके समर्थकों की संगठन या अन्य गतिविधियों में दखलंदाजी भी सीमित ही थी। सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी पहली बार ग्वालियर दौरे पर जा रहे हैं। दरअसल ये उपचुनाव मध्य प्रदेश की भावी सियासत दशा दिशा तय करेंगे, इसलिए ग्वालियर चंबल की 16 सीटों में से अधिकांश जीतने पर दोनों प्रमुख दलों का पूरा जोर है। कोरोना की वजह से कमलनाथ की ग्वालियर में कोई सभा नहीं रखी जा रही है, लेकिन कांग्रेस अपनी ताकत दिखाने के लिए कमलनाथ का विमानतल से लेकर रानी लक्ष्मीबाई के फूलबाग स्थित समाधि स्थल तक के 14 किलोमीटर के रोड शो पर फोकस किए हुए हैं। पार्टी का दावा है कि रोड शो में अंचल के सभी जिलों का प्रतिनिधित्व दिखाई देगा। इसके बाद कमलनाथ आसपास के जिलों से आए प्रतिनिधि मंडलों से रात तक मिलते रहेंगे। दूसरे दिन वे ग्वालियर जिले की ग्वालियर पूर्व और डबरा विधानसभा सीटों के मंडल, सेक्टर और ब्लॉक के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार के 3 काले अध्यादेश किसान, खेतीहर मजदूर पर घातक प्रहार, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ऑन फार्मर्स इशू। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर 3 अध्यादेशों द्वारा किसानों का हक मारने और उनके खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। सोमवार को अपने दूसरे ट्वीट में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर यह हमला किया। आपको बता दें कि जब से केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए अध्यादेश जारी किए हैं, तब से किसान इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जुलाई महीने से ही किसानों में गुस्सा है। 10 सितंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसके बाद लाठीचार्ज और पथराव हुआ। स्थिति ये हो गई कि हाईवे पर जाम लग गया। किसानों का कहना है कि नए अध्यादेश के चलते व्यापारी किसानों को फसल कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर करेंगे। आज अपने दूसरे ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि एक किसान है जो अपने माल की खरीद खुदरा में करते हैं और बिक्री थोक भाव में करते हैं। इससे पहले इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने 12 सितंबर को कहा था, मोदी सरकार ने खेत खलिहान अनाज मंडियों पर 3 अध्यादेशों का क्रूर प्रहार किया है। ये काले कानून देश में खेती व करोड़ों किसान मजदूर आड़ती को खत्म करने की साजिश के दस्तावेज हैं। खेती और किसानी की पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखने
करने का यह सोचा समझा षड्यंत्र है। अब यह साफ है कि मोदी सरकार पूंजीपति मित्रों के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी बना रही है। अन्नदाता किसान व मजदूर की मेहनत को मुट्ठी भर पूंजीपतियों की जंजीरों में जकड़ना चाहती है। किसान को लागत 50+50% मुनाफा का सपना दिखा सत्ता में आए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 अध्यादेशों के माध्यम से खेती के खात्मे का पूरा उपन्यास ही लिख दिया। अन्नदाता किसान के वोट से जन्मी मोदी सरकार आज किसानों के लिए भस्मासुर साबित हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को लेकर सरकार पर बरसी कांग्रेस, कहा साइबर क्षेत्र में सरकार तेज करे प्रयास। जी हां दोस्तों, सुरजेवाला ने साधा सरकार पर निशाना। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह सवाल किया कि क्या सरकार को इस गंभीर मामले के बारे में पता था। उन्होंने समाचार पत्र की एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया, अगर यह सही है तो क्या मोदी सरकार को इस गंभीर मामले का पहले पता था या भारत सरकार को पता ही नहीं चला कि हमारी मुखबरी हो रही है। सुरजेवाला ने यह सवाल भी किया कि भारत सरकार देश के सामरिक हितों की सुरक्षा करने में बार बार विफल क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि चीन को अपनी हरकतों से बाज आने का स्पष्ट संदेश देना चाहिए। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने संसद परिसर के बाहर संवाददाताओं से कहा, हम चाहते हैं कि सरकार साइबर सुरक्षा को लेकर प्रयास तेज करे। हम एक और सीमा पर चीन जैसे देश से मुकाबला कर रहे हैं तो वहीं हम साइबर क्षेत्र में चीन से भी मुकाबला कर रहे हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।